जैसे कि संज्ञा है, नाउन कहते हैं उसको। महाराष्ट्र के किलों का प्रदेश कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है वो किलों का प्रदेश है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जनता, सेना तथा दरबारियों की रक्षा के लिए यहाँ 3 प्रकार के किलों का निर्माण करवाया। पहले प्रकार के किले स्थल दुर्ग कहलाते हैं, जहाँ पे रहने योग्य रहता है। ये किले महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। दूसरे प्रकार के किले जल दुर्ग कहलाते हैं, जल यानी पानी में, जो समुद्री मार्ग से आने वाले दुश्मनों से बचाव के लिए बनाए गए। तीसरे प्रकार के किले गिरि दुर्ग, गिरि यानी पर्वत, पहाड़ कहलाते हैं। ये गिरि दुर्ग महाराष्ट्र के पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए गए, ताकि इन मार्गों से आने वाले दुश्मनों से बचा जा सके। तो हम आर्मी की बात करें तो हमारा वही 3 है, थल, जल और वायु। तीनों जगह पे हम देखेंगे तो हमारे सैनिक देखने को मिलेंगे। थल सेना, फिर आएगी आपकी वायुसेना और जल सेना। इन दुर्गों में उन काल की अप्रतिम वास्तुकला एवं वीरता के दर्शन होते हैं। इन किलों से शिवाजी से जुड़े अनेक वस्तुएं जैसे शस्त्र, वस्त्र और आभूषण निकलकर अब संग्रहालय में रखे गए, यानी म्यूजियम में रखे गए, जू में रखे गए, म्यूजियम में रखे गए, प्रदर्शन किया गया उन सारी चीज़ों का, और वो हमें देखने के मिलते हैं। जैसे कि आप बड़ौदा शहर चले जाओगे, बड़ौदा, तो वहाँ का एक कमाटी बाग है, वहाँ पे म्यूजियम है, जहाँ पे महाराज ये छत्रपति शिवाजी की काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो वहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं जो उस म्यूजियम में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, जैसे कि उपयुक्त अनुच्छेद में हमने देखा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, जनता, सेना, दरबारी, दुर्ग, जल, वीरता, शस्त्र, वस्त्र, आभूषण, संग्रहालय जैसे शब्द प्रयोग हुए। छत्रपति शिवाजी से किसी व्यक्ति का नाम बोध होता है। महाराष्ट्र या संग्रहालय किसी स्थान का पता चलता है। शस्त्र, वस्त्र, आभूषण से किसी वस्तु का बोध हो रहा है। समूह या समुदाय का बोध जनता, सेना और दरबारियों से हो रहा है। और जल शब्द से किसी द्रव्य का पता चल रहा है, और वीरता एक भाव का पता चल रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, बराबर, समूह, द्रव्य, भाव जैसे वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का, समूह का, द्रव्य और भाव जैसे शब्दों का जब हमें बोध कराया जाता है तो उसको संज्ञा कहा जाता है। इन सब नामों को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, स्थान महाराष्ट्र संग्रहालय, वस्तु शस्त्र, वस्त्र, आभूषण, समूह तो जनता, सेना, दरबारी, द्रव्य तो जल, और भाव यानी वीरता। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, समूह, द्रव्य और भाव को संज्ञा कहते है। सिंपल आपको परिभाषा याद रखने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक अनुच्छेद को देखकर, एक पैराग्राफ को देखकर, जिसे आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हम महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ में हमें ये बताया कि कौन व्यक्ति में गिना गया, कौन स्थान में रखा गया, कौन सी वस्तुएं आई, तो कौन समूह में आया, द्रव्य किसे कहते हैं, भाव किस प्रकार के होते हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने प्रस्तुत किया उस गद्य के अंदर। परिभाषा की ओर चले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा से आगे जैसे अब हमारे प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। नेमिंग वर्ड, नाम द्वारा ही व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है। विविध नामों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। हर एक वस्तु आए, भाव आए, स्थान आए, प्राणी आए,
व्यक्ति आए, लेकिन वहां नामों के बोध अवश्य होते हैं, नाम जरूर आता है। तो जहां नाम आता है वो संज्ञा कहते हैं। पेज नंबर आगे 76। उनमें लेख અલા ધીમે બોલ ભાઈ, મીઠું, મને ડિસ્ટર્બ થાય છે અહીંયા। इस आधार, अरे योग लाय चार्जर, मार मोबाइल में बैटरी नहीं। इस आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। जैसे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, जाति दर्शाई जाएगी, भाव बताए जाएंगे, समूह यानी ग्रुप सामूहिक बताया जाएगा, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म आएगा। तो इन सारे भेदों को हमें जानना है। और संज्ञा एक ऐसा चैप्टर है जो आप शुरुआती पढ़ाई से करते आ रहे हो, भले उसका लेवल कम हुआ करता था, लेकिन संज्ञा को आप अच्छे से जानते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम का आना, जैसे श्री कृष्ण के कई रूप हैं, बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे रूप है। मेरी किताब का नाम व्याकरण संसार है, हमारी गाय का नाम गौरा है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो हम ऊपर के कुछ वाक्यों के और ध्यान रखेंगे, नजर डालेंगे। तो जैसे कि उपयुक्त वाक्यों में हमें बताया गया है कि श्री कृष्ण, व्याकरण संसार, मुंबई महाराष्ट्र, गौरा शब्द जैसे आए हैं। तो पहले वाक्य में श्री कृष्ण तो व्यक्ति हुए, व्याकरण संसार एक पुस्तक का नाम है इसलिए वो वस्तु हुई, मुंबई और महाराष्ट्र स्थान आ गए, और गौरा जो है वो गाय का नाम था इसीलिए वो प्राणी में गिनी गई। तो इस प्रकार के जब व्यक्ति भी आए, वस्तु भी आए, स्थान भी आए, प्राणी भी आए, आएंगे ये सारे नाम, लेकिन उनसे किसी नाम का बोध होता है, पर्टिकुलर नाम दिया गया है उनको, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। आपको संज्ञा के भेद समझने हैं तो पहले उसकी परिभाषा को अच्छे से समझो। जैसे कि दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुएं यानी पूरी जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं तो पिताजी मेरे हो, आपके हो, किसी को भी, किसी के भी है, लेकिन पिताजी की जो जाति दर्शाता है, जो भी कोई व्यक्ति, कैरेक्टर, वो अपने समूह से यानी अपनी जाति से परे नहीं होता, अलग नहीं होता। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़े को घोड़ा ही कहेंगे, उसको ना हम गधा कह सकते हैं। यह पुस्तक मेरी है तो पुस्तक भी अपनी खुद की जाति दर्शाती है। यह शहर बहुत बड़ा है, शहर चीज अलग है, गांव अलग है, कस्बे अलग है, तो वो बड़ा शहर अलग है। तो यहाँ शहरों की जाति बताई गई है। उदाहरणों के द्वारा हमने देखा कि पिताजी, घोड़ा, पुस्तक। तो जैसे कि इन वाक्यों में पिताजी शब्द से किसी व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक आया। पुस्तक यानी किसी वस्तु का बोध हो रहा है यानी वस्तु की जाति का पता चला। घोड़ा से प्राणी की जाति का पता चला, और शहर से किसी स्थान का बोध हो रहा है इसलिए वो स्थान का बोध हो रहा है इसलिए वो शहर जाति से पहचाना गया। तो जातिवाचक संज्ञा अगर आपको जाननी है तो कोई भी वस्तु दे लेकिन उसकी पूरी जाति का जब बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में उसको गिना जाएगा। भाववाचक संज्ञा की बात करें
भावों का उत्पन्न होना। भाव जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। वीरता का भाव होता है, घबराहट का होता है, खुशी का होता है, रोने का होता है, उदासी का भाव देखने को मिलता है। बचपन का एक भाव अलग रहता है, बुढ़ापे का एक भाव अलग रहता है। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, किसी के अंदर रहे हुए गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में, उनकी विशेषताएं, उनकी स्थिति, परिस्थिति, दशा के बारे में भाव के नाम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिकंदर की वीरता प्रसिद्ध थी। सिकंदर नाम का व्यक्ति तो था, लेकिन उसके अंदर वीरता भरी हुई थी। मोहन डरपोक था, तो उसके अंदर, मोहन था तो सही, व्यक्ति ही है, लेकिन उसके अंदर भाव जो था वो फोबिया थी, मीन्स डरपोक था वो। अंधेरे में मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अंधेरे में जाता हूँ तब मुझे घबराहट होती है, तो मेरे अंदर घबराहट का भाव है। बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली छा गई। बारिश का मौसम पर्टिकुलर है, लेकिन उसके अंदर, उसके वजह से जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो हरियाली का भाव। बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो बचपन का जो एक भाव रहता है वो व्यक्ति के अंदर हमेशा रह जाता है। जब तक वो बूढ़ा होता है ना, तब तक एक बात हमेशा बोलेगा कि जब मैं छोटा था, जब मैं आपकी उम्र का था, तब मैं ऐसा करता था, ये था, इस तरीके का था। तो वो बचपन के भाव को कभी नहीं भूलता। तो वो वहाँ पे बचपन का भाव दर्शाया गया है। उपयुक्त वाक्यों में वीरता, घबराहट, हरियाली, बचपन जैसे शब्द आए हैं। इन शब्दों से विविध भावों का पता चलता है। ये भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? तो आपको अभी पढ़ाई के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से समझना है। और प्रैक्टिकली देखने जाओ तो किसी इंसान के बोलने से उसके भाव पता नहीं चलेंगे, लेकिन उसको महसूस करना पड़ेगा। तब आप उसके भावों को जान सकते हो, उसको पहचान सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। जैसे कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी, हमने जातिवाचक संज्ञा देखा, हमने भाववाचक संज्ञा देखा, यानी हमने 3 भेद देखे। तीनों भेद में आपको कोई ना चीज समझ में आई हो तो मुझे बताना। आगे देखेंगे पेज नंबर 77, जिस पर हमें देखना है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को भी पहचानना आसान है, पहचान सकते अच्छे से। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह का बोध होता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह आना। भारतीय सेना ने दुश्मनों को मात दे दी। सेना जब आती है तो कोई एक व्यक्ति नहीं आता, कोई सिंगल पर्सन नहीं होता। हाँ, एक से अधिक लोगों को सेना कहा जाता है। पुस्तकालय, पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, पुस्तकालय शब्द का प्रयोग किया। पुस्तकालय यानी आपकी लाइब्रेरी, उस शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं बहुत सी किताबें होती हैं, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती है। पूरी कक्षा उपस्थित है, यानी पूरा क्लास प्रेजेंट है। नेताजी का भाषण सुनने के लिए भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होना, कोई एक व्यक्ति नहीं आया। एक व्यक्ति को ना आप भीड़ कह सकते हो। बहुत सारे व्यक्ति जब आते हैं, बहुत सारे लोग, एक से अनेक लोगों का आना वहां प्रस्तुति रहती है, तब हम भीड़ कह सकते हैं। सेल लगी हुई है काफी जगहों पे, बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई देगी दुकानों में, शॉप में। तो श्रावण आने वाला है, नेक्स्ट मंडे से श्रावण मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक श्रावण महीने में सेल ज्यादा रहती है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इन वाक्यों में सेना है, कक्षा है, पुस्तकालय है, भीड़ जैसे शब्द आए हैं। वाक्यों में उपयुक्त इन शब्दों से समूह का बोध हो रहा है। तो समूहवाचक संज्ञा अगर आपको पहचाननी है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके वाक्यों के अंदर
कौन सी बात आपको बताई गई है। पूरी जाति दर्शाई है, समूह दर्शाया है, किसी सिंगल पर्सन का नाम आया है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हमारा 5वां भेद, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को हम कहेंगे एक प्रकार का धातु आना, द्रव्य आना, ऐसे पदार्थ, लिक्विड आना। जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शीशम की लकड़ी बहुत महंगी होती है, सही बात है, पदार्थ में चला गया। खाड़ी के देशों में तेल का अधिक उत्पादन रहता है, तेल जो है वो द्रव्य में चला गया। गुजरात में दूध की कमी नहीं है, चलो अच्छा है, द्रव्य में चला गया। बड़े शहरों में हवा प्रदूषित हो जाती है, तो हवा भी आएगी आपकी इसी द्रव्य में, भले वो दिखती नहीं है लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। तो लकड़ी, दूध, तेल, हवा जैसे शब्द आए हैं, इन शब्दों से किसी न किसी धातु पदार्थ का बोध हो रहा है, द्रव्य का बोध हो रहा है। इन्हें माप या तोलना पड़ता है, जैसे कि 1 किलो चावल दे दो, 5 किलो तेल दे दो, 1 लीटर दूध चाहिए। हवा को हम नहीं गिन सकते, लेकिन अभी देखो ऑक्सीजन के बॉटल आ चुके, उसका भी एक बॉटल का भी एक लिमिटेशन होता है, तो वो लोग रखते होंगे ऐसे 10 किलो या 25 किलो या 5 किलो का बॉटल, लेकिन वैसे नहीं गिनी जाती हवा, तोली नहीं जाती, मापतोल नहीं किया जा सकता। लकड़ियों का वेट किलो में नहीं होता, वो टन में हो जाता है। टन यानी पूरा टन, यानी एक ट्रैक्टर या एक ट्रक भर के होगा, उस तरीके से उसको गिना जाएगा। हाँ, हाँ, भले वो एक प्रकार से हार्ड है, लोहा भी आएगा, लोखंड भी आएगा, एक प्रकार से भले हार्ड है, लेकिन उसका कोई भी आकार जब हमें देना होता है, तब पहले उसको पिघलाना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म करना पड़ता है, फिर उसको एक ढांचा दिया जाता है, तब उसको एक आकार का एक रूप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है। तो ये सारे द्रव्यवाचक में आएंगे। आप देखो तो आपकी पुरानी कोई भी बुक्स होगी, कक्षा 5 से लेकर आपकी 8वीं तक तो पढ़ रहे हो, 7वीं तक, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको मिलेंगे। ग्रामर बुक जो आपकी रहेगी ना, वो बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए। શું જોઈએ છે? કંપાસમાં છે। उदाहरण के आधार पर देखेंगे, जैसे कि भाववाचक संज्ञा से संज्ञा बनाने के नियम, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनते हैं। शिक्षक जाति दर्शाती है, तो शिक्षा उत्पन्न होती है, वो भाव आ जाता है। नेता होता है वो नेतृत्व करता है, पंडित होता है वो पंडित्व, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। शिशु है तो सशैव रहेगा, बालक बचपन नटखटपन नहीं जाएगा, क्योंकि शिशु का रूप है। अभिनेता है तो वो अभिनय करेगा, कलाकार है तो वो कलाकारी दिखाएगा, उस तरीके से। कवि है तो कविताओं की रचना करेगा। सज्जन तो सज्जनता है, वकील तो वकीलात, तपस्वी तो तप, और मजदूर तो मजदूरी करता है। मजदूर व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब वो अपना काम करता है उस हिसाब से, तो उसको मजदूरी कही जाती है, और उस मजदूरी का उसको मेहताना मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ पैसे उस इंसान को देते हैं। सुंदर है लेकिन सौंदर्य नहीं है, तो सुंदर व्यक्ति है, लेकिन और निखरने के लिए उसके अंदर सौंदर्य होना जरूरी है। माता है तो प्रेम उसके अंदर कूट कूट के भरा है, तो मातृत्व शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि इसके अंदर आपको एक तरफ जाति बताई गई है, तो दूसरे अंदर उसी जाति को लेकर एक भाव उत्पन्न हुआ हो, उनका उदाहरण दिया गया है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम पता है ना, सर्वनाम को हम कहेंगे प्रोनाउन, यानी अपना, वह, मैं, स्वयं,
तो अपना होता है वहाँ अपनापन होता है, अपनत्व होता है। निज होता है वहाँ निजित्व होता है, निजता होता है। निज यानी निज का अर्थ होता है कि निजी मामला, मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल मामला। मम तो ममता, ममत्व। पराया तो परायापन। स्व तो स्वत्व, स्वावलंब। अह तो अहंकार, उस तरीके से। आगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा को देखना। विशेषण भी आप जानते हो, एडजेक्टिव। व्याकुल तो व्याकुलता भाववाचक में। कला तो कला कालीमा। गोल तो गोलाई। सफेद तो सफेदी। खूबसूरत तो खूबसूरती। व्यापक तो व्यापकता। विद्वान तो विद्वता। मुक्त तो मुक्ति। दक्ष तो दक्षता। शर्द तो शर्दी। तो ता जो होगा ना वो हमेशा भाववाचक में ज्यादा आएगा, ई आएगी। ये सारी चीजें भी आप उस तरीके से भी भाववाचक को पहचान सकते हो। क्रिया से भाववाचक, क्रिया यानी काम, कार्य। कसना तो कसावट। पूजना तो पूजा। लगना तो लगाव। बहना बहाव। खाना पीना तो खान पान। चमकना तो चमक। भाववाचक चमक बन जाएगा। चमकना होती है वो क्रिया, यानी कसना, पूजना, लगना, बहना, खाना, पीना, चमकना वो सारी क्रियाएं हैं और उनसे बने भाववाचक के उदाहरण हैं। अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द खोज कर अलग कीजिए। तो व्यक्तिवाचक दिए हैं और जातिवाचक बताया गया है, वो हमें अलग करने, यानी ये भी कार्य जो होगा वो नोटबुक में जाएगा। दिए गए शब्दों के लिए सही संज्ञा भेद छांट कर लिखिए। वकील तो क्या आएगा, व्यक्ति आएगा। जाति दर्शाता है कि समूह दर्शाता है, तो जहां दर्शाता है वहां पे आपको टिक मार्क करना है। तो ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। आगे पेज नंबर आपका लास्ट रहेगा, जो कुछ अन्य एक्सरसाइज दी है। प्रश्न 3 जो है वो नोटबुक में रहेगा। दिए गए भाववाचक संज्ञा बनाइए। स्व तो स्वत्व। खूबसूरत खूबसूरतता। पंडित पंडित्व। बहना बहाव। देख लेना ये सारे, तो ये नोटबुक में करना है। रेखांकित शब्द के संज्ञा भेद लिखिए। संज्ञा के भेद बताना है। वह धनी व्यक्ति बहुत कंजूस है, कौन सा भेद आएगा, तो वो आपको ये भी नोटबुक में करना है। प्रश्न 5 जो है वो दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से संज्ञा अंताक्षरी पूर्ण कीजिए। मा न व, तो व न, तो न से एक और बनाओ, फिर ऐसे अंताक्षरी पूरी कीजिए। दी गई पहेलियों में से 6 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अनुच्छेद दिया है उसके अंदर आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर क्या करना है, रेखांकित करना है। बराबर। उत्सुकता भाव आएगा। ब्राजील, शहरों, खेल, विश्व, ट्रॉफी, सोना, मैदान, लोगों की भीड़, भीड़ यानी समूह आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ये 7वां प्रश्न, तो यहीं पे हल हो गया। साथ में पहेली भी यहीं पे सुलझा लेते हैं। और ये भी आपको सिर्फ प्रश्न 1, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 ही नोटबुक में लिखने हैं, बाकी सारे तो आपके टेक्स्ट बुक में हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका संज्ञा जो होता है वो टॉपिक पूरा होता है। कल हम देखेंगे लिंग। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ लो इस टॉपिक को लेकर, बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पढ़ने खुद बैठोगे ना कुछ समझ में आता है तभी भी पूछ सकते हो। अरे भगवान, कहाँ चले गए।